हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मैथ्स के मिक्स्ड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर बेस्ड है। और दोस्तों यही सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षा में अलग अलग शिफ्टों में पूछे हुए देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार के वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और अभी तक आपकी जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोस्तों यह ई बुक आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको आने वाले परीक्षा के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। यहीं पर मैं आप सभी के साथ यह ई बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। एक ट्रक में 50 बकरियां हैं। यदि इन सभी का औसत वजन 30 किलो है और रास्ते में 35 किलो तथा 40 किलो की दो बकरियों को बेच दिया जाए तो शेष बची बकरियों का औसत वजन कितना होगा। A truck contains 50 goats. The average weight of all 30 kg. On the way, two goats of 35 kg and 40 kg were sold. Then what will be the average weight of the remaining goats? आप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ गोट्स कितनी है, इसकी संख्या 50 है और इन 50 गोट्स की संख्या के एवरेज क्या है, 30 है। दोस्तों जब आपके टोटल नंबर्स दिए गए हैं और उनका एवरेज दिया गया रहे तो इनके टोटल नंबर्स का सम आप निकाल सकते हो। सम निकालने के लिए एवरेज में आपको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यह हो जाएगा 1500। यह जो 1500 निकल कर आया ना, ये आपके इन 50 बकरियों का वजन है। अब हमसे कंडीशन यह दे दिया गया है कि 35 किलो और 40 किलो की दो बकरियों को हम बेच देते हैं, यानी कि टोटल कितने किलो की बकरियां हमने बेची, 75 किलो की। और यह बेचा कहाँ से गया है, इस 1500 में से। यानी कि अब जो हमारे पास टोटल बकरियां बची हुई है ना, उसका वजन 1425 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि 75 किलोग्राम की बकरी हमने ऑलरेडी बेच दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शेष बकरियां बच गई, शेष जो बकरियां हमारे यहाँ पर बची हुई है उनका वजन कितना होगा। पहले थी बकरियों की संख्या 50, इनमें से हमने दो बेच दिया 35 किलो और 40 किलो का, तो अब हमारे पास बचा है टोटल 48 बकरियां। एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। 1425 को 48 से आप डिवाइड करोगे तो यह सबसे पहले 3 बार में कटेगा, 16 और ऊपर आएगा कितना, 475। इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 29.68%। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सीख लिया होगा कैसे बनाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 432, 756 और 1008 को पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। What is the largest number by which these numbers can completely be divided? सो गाइज यहाँ पर बात की जा रही है लार्जेस्ट नंबर की ना, यानी कि हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए HCF निकालना होगा, क्योंकि HCF का फॉर्मूला ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालेंगे तो 756 को पहले 432 से करेंगे तो यह यहाँ पर एक बार में कटेगा, हमें बचेगा यहाँ पर शेष कितना, 324। अब इन 324 को 432 से इधर करेंगे तो एक बार में फिर से कटेगा, तो यहाँ बचेगा 108, इधर आ जाएगा 324। ये 3 बार में कटेगा तो 324 यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद क्या बच गया, 1008, और इसे हम डिवाइड करेंगे 108 से जो हमारा यहाँ पर बचा था। तो यह कितने बार में लगेगा, सबसे पहले ये लगेगा आपका 9 बार में, ठीक है ना। यहाँ पर इसे आप 9 बार में डिवाइड करोगे तो 9 बार में डिवाइड करने पर यह आएगा कितना, 972। शेष हमारे पास बच गया 36, फिर 108 इधर आ जाएगा, तो 36 जो है वो इसे कितने बार में डिवाइड करेगा, 3 बार में। दैट मीन्स कि HCF जो यहाँ पर निकल कर आया है वो है 36। और दोस्तों यही वो आपका हाईएस्ट ऐसा नंबर है जिससे अगर आप 432, 756 और 1000 को डिवाइड करोगे तो ये तीनों की तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ये था आपका इस टॉपिक पर पहला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं अगले क्वेश्चन में क्लियर करवा रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपको किसी न किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा, ये आप 100% कन्फर्म मान लो। तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है।
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 99, 221 और 869 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 5 शेष बचता है। दोनों नंबर में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिला कि यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं बच रहा था, यानी कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना था जिससे कि ये वाला नंबर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे कि डिवाइड करें ना तो ये संख्याएं आपकी शेष बच जाए। तो आप क्या करोगे ना, 99 है, 221 है, 869 है। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को। अगर कोई भी एक आप ऐसा नंबर चूज कर लेते हो जिससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 3 शेष बचता है, यानी कि दोस्तों अगर हम 99 में से 3 घटा दें तो 96 ही वो नंबर है ना जिसे अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी x से अगर आप 221 को डिवाइड कर रहे हो तो आपको 5 बच रहा है, यानी कि दोस्तों आपके पास जो नंबर है वो 216 होना चाहिए, तभी तो 1 से डिवाइड करोगे ना तो आपका पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। और 869 उसी प्रकार 864 हो जाएगा। तो वापस से हम उसी मोड़ पर आ गए ना जिस मोड़ पर ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि वो एग्जैक्ट नंबर हमने पता कर लिया तीनों जो कि पूर्ण रूप से विभाजित होगा। वो नंबर हमारा कौन सा है, 96, 216 और 864। अब इसके लिए फिर से आप इन तीनों का HCF निकाल दो। अगर आप इन तीनों का HCF निकालोगे तो HCF निकालने के बाद इसका जो HCF है वो आएगा 24। और दोस्तों यही वो संख्या है जिससे अगर आप 99, 221 और 869 को विभाजित करोगे तो 3, 5 और 5 शेष बचेगा, जबकि 96, 216 और 864 को डिवाइड करते तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी आप सभी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, विनय ने विमल को 20% हानि पर बेचा और विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा। तो बताइए कि यदि विनोद ने इसके लिए 2750 रुपये का भुगतान किया तो विजय ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा होगा। यहाँ पर सबसे लास्ट में जाकर यह रेडियो मिलता है विनोद को और विनोद इसके लिए 2750 रुपये पे करता है। हमें पता करना है स्टार्टिंग में जब विजय ने इस रेडियो को खरीदा था तो कितने रुपए उसने पे किए थे। तो मान लीजिए दोस्तों कि विजय ने यहाँ पर टोटल 100 रुपये पे किए होंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार कहा यह गया है कि विजय ने इस रेडियो को विनय को 10% लाभ पर बेच दिया। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो 100 रुपये में खरीदा विजय ने किसी ऑब्जेक्ट को, वो 100 रुपया तो अपने आप में क्या है 100% है, लेकिन कह क्या रहा है कि विजय ने अब इसी रेडियो को 10% लाभ पर बेच दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 100% इसका पहले ही दाम था, 10% लाभ पर बेचा तो 110% हो गया। अगर 20% हानि पर बेचा है तो क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस होके, और फिर 25% लाभ पर बेचा है तो क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100 रुपये में उसने ऑब्जेक्ट को खरीदा था, बेचा अगले व्यक्ति को 110% में क्योंकि 10% का लाभ हो रहा था। फिर इसके बाद विनय ने विमल को 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि अब जो वो विमल को बेचेगा वो 80/100 में बेचेगा। और फिर क्या हो रहा है कि जो विमल है वो इस रेडियो को विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि अब उसने जो बेचा होगा ना वो 125 में बेचा होगा। तो ये टोटल ट्रांजेक्शन होने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है ना वो 2750 है, यानी कि विनोद ने जो रुपए दिए वो 2750 से हैं। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 से 5 बार में, 2 से 50 बार में, 5 से 10 बार में। तो XY 10 इक्वल टू हो गया 2750। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2750 गुना 10, और यहाँ पर एक हमारा 11 भी बचा हुआ रह गया था ना, तो 11 नीचे आ जाएगा। इसे आप काटोगे तो यह कटेगा 250 बार में, 250 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपका हो जाएगा 2500। यानी कि दोस्तों विजय ने इस रेडियो को 2500 रुपये में परचेज किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियरली समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है या फिर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेना, मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और स्लो मोड में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या फिर हानि क्या होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में हर साल पूछा गया है और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 26 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो किसके बराबर है 25 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर। क्वेश्चन में यही कहा गया है ना, हमें पता करना है कि
प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर कितने का हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 26 को ऐसे ही रह देते हैं, 25 जो इधर है वो इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। SP को ऐसे ही छोड़ देंगे और जो CP यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था उसे हम यहाँ पर डिवाइड में कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, इसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो इसके बाद अब क्या हो जाएगा, SP डिवाइडेड बाई CP इक्वल टू 26/25। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 26 रुपये है। दैट मीन्स कि हमने खरीदा ऑब्जेक्ट को 25 में, बेचा 26 में, तो लाभ हो रहा है हमें 1 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारा 1 रुपये का हो गया इंटू 100 और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 25 रुपये, तो 25 से यह कटेगा 4 बार में, यानी कि दोस्तों 4% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। व्हेन सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 1/2, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू इट। सबसे पहले देखिए, दो मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, मिल्क का और वाटर का, किस रेशियो में है, तो 2x और x के रेशियो में है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मिल्क और वाटर दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3x हो गया। और यह जो 3x है ना वो किसके बराबर है, तो 45 लीटर के बराबर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कंटेनर में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है वो कितना है, टोटल 45 लीटर है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम पता कर सकते हैं 15। x का वैल्यू अगर हमें 15 पता चल चुका है तो मिल्क और वाटर कितना है वो भी पता चल जाएगा। मिल्क है 2x यानी कि 30 और वाटर है x, दैट मीन्स कि 15। सो गाइस यहाँ पर हमने यह पता कर लिया कि इनिशियल फेज में मिल्क और वाटर जो है वो 30 लीटर और 15 लीटर है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है ना, जैसे देख लो 30/15 यहाँ पर है। क्वेश्चन में यह कहा गया कि कुछ हम लोग पानी और ऐड कर देते हैं, तो इसका जो रेशियो है ना वो 1/2 हो जा रहा है। तो बताइए कि कितना पानी ऐड किए, यानी कि इस x का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से क्रॉस मल्टीपल आप लोग कीजिए, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा, इक्वल टू 15 गुना 1 15 प्लस x गुना 1 x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 - 15 दैट मीन्स की 45 लीटर। सो गाइस यहाँ पर बाद में पानी को 45 लीटर और ऐड किया गया, तब इसका जो रेशियो है वो 1/2 हो गया। यहाँ पर आप मैच करके भी देख सकते हो, आपके पास मिल्क कितना है, 30 लीटर है ना, और वाटर ऑलरेडी 15 लीटर था, इसमें अगर 45 लीटर और मिला दिए तो दोनों को ऐड करके क्या हो गया, 60 लीटर हो गया। और इसे काटोगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि खुद से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक स्कूल के शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि हुई है और औसत वेतन में 50 रुपये की कमी आई है, तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या क्या है। मान लीजिए दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ टीचर सभी कितने हैं, x हैं। तो हमारे पास टोटल शिक्षकों का औसत वेतन अगर 1500 रुपये है, दैट मीन्स कि टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 1500 शिक्षक का, 1500 100 शिक्षक का मल्टीप्लाई करके हमने दोनों निकाल लिया। अब कंडीशन हमसे यह दे दिया गया है ना दोस्तों कि इसमें 2000 रुपये और बढ़ जाते हैं। ये 2000 कब बढ़ रहा है, जब 2 नए शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं। यानी कि पहले हमारे पास क्या था, 1500 शिक्षक थे, सॉरी 1500 एवरेज था और x टोटल नंबर ऑफ टीचर थे। लेकिन अब क्या हो गया है, 1500 तो x तो पहले ही था, 2000 और इसमें इंक्रीज हो जाता है जब 2 टीचर ऐड होते हैं। तो x टीचर हमारे पास पहले से थे, 2 टीचर और ऐड हो गए। अब जो इसका एवरेज आप यहाँ पर निकाल रहे हो ना इस प्रकार से, तो इसका जो एवरेज है वो पहले वाले एवरेज से 50 रुपये कम आ रहा है। तो पहले एवरेज था 1500 रुपये, 50 रुपये कम आएगा तो यह आपका हो जाएगा 1450 रुपये। क्रॉस मल्टीपल करो फिर से, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान करके करो, तो ये क्या हो जाएगा, 1500x प्लस 2000 रुपये इक्वल टू 1450x प्लस 2900 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो 1500 में से 1450x घटेगा तो यह बचेगा 50x इक्वल टू 2900 माइनस 2000 दैट मीन्स की 900 रुपये। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 900 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 18 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ पर 18 आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
दोस्तों ये था आपका वर्तमान संख्या शिक्षकों का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता ना कि जब 2 शिक्षक नियुक्त हुए तो उनके बाद शिक्षकों की कुल संख्या क्या है, तब आपका राइट आंसर 20 टीचर्स होना चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करो तो एक बार ध्यान दे लेना कि आपसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप इसमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करोगे और फिर बाद में आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। रेनू स्पेंड्स 68% ऑफ हर इनकम व्हेन हर इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, सी इंक्रीजेज हर एक्सपेंडिचर बाय 30%, फाइंड द इंक्रीज इन हर सेविंग्स। सबसे पहले रेनू अपनी आय का 68% खर्च कर देती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो वो अपने व्यय में भी 30% की वृद्धि कर लेती है। बताइए कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि रेनू का जो सबसे पहले अर्निंग था ना वो 100 रुपये का था। अगर वो इस 100 रुपये में से स्पेंड कर दे रही है कितना 68, तो उसके पास सेविंग्स कितना बचा, सेविंग्स बच गया 32 रुपये। अब कंडीशन क्या दे दिया गया है कि अब जो उसका अर्निंग है वो 40% इंक्रीज हो जा रहा है। तो पहले अगर 100 था, अब अर्निंग इंक्रीज हो जाएगा 140। फिर इसके बाद क्या क्या कर रहा है कि स्पेंड जो है वो भी 30% इंक्रीज हो जा रहा है। तो 68 का अगर आप 130% निकालोगे ना तो यह इंक्रीज होने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा दोस्तों कितना, 68 का 130 निकालोगे तो 88.4। दैट मीन्स कि दोस्तों उसके पास अब सेविंग क्या बच रहा है, सेविंग जो दूसरा है 140 में से 88.4 को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद बचेगा 51.6 रुपीज़। पहले वो बचाती थी 52 रुपये, अब बचा रही है 51.6 रुपये। तो उसके सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, दोनों को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 19.6 रुपये का। इसी का परसेंटेज आपको निकालना है तो इंटू 100 कर दो और डिवाइड किससे करोगे, जो पहला सेविंग है उससे। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, शून्य हटाओगे तो यहाँ पर यहाँ आएगा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 से 5 बार में, 2 से 16 बार में, फिर यह कितने बार में कटेगा 4 से 4 बार में, 4 से 49 बार में, 49 गुना 5 और डिवाइड करोगे 4 से, तो इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 61.25%। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, वी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, देन इन हाउ मेनी डेज विल वी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। सबसे पहले क्या कहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर ले रहा है और बी जो है वो 60% ज़्यादा इफिशियंट है ए से। तो आपको बताना है कि बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो मान लीजिए कि ए के एक दिन के काम करने की क्षमता 100 यूनिट है, ठीक है ना। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 100 यूनिट काम को कंप्लीट करता है। तो बी की क्षमता कितनी होगी, बी जो है वो 60% ज़्यादा है, तो बी एक दिन में 160 यूनिट काम कर रहा होगा। ये समझ में आ गया, दोनों का हमने निकाल लिया काम करने का कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ए अपने काम को 12 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है। अगर ए एक दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है तो ए 12 दिनों में कितना यूनिट काम कर दिया होगा, 1200 यूनिट काम किया होगा, तब जाकर उसका काम खत्म हुआ होगा। तो यहाँ से हमें यह भी पता चल चुका है कि हमारे पास टोटल काम करने की यूनिट्स कितनी है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बी कितना टाइम लेगा, तो बी एक दिन में 160 यूनिट कर रहा है, 1200 यूनिट काम करना है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, डिवाइड कर देंगे 4 से 4 बार में, 4 से 30 बार में, ये कटेगा आपका 7.5 बार में। दैट मीन्स कि 15/2 इसका राइट आंसर है। 7.5 डेज में बी इस पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी अकेले इस काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो बताइए कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका है आपका एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या होता है दोस्तों, ए किसी काम को कितने दिन में करा है, 15 दिन में, और सॉरी ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है ना, एक मिनट, ए और बी मिलकर दोनों काम को कर रहा है 15 दिनों में, और जबकि बी इस काम को कर रहा है 20 दिनों में। तो ए कितने दिनों में करेगा यह हमें पता करना है। इसके लिए दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालोगे तो यह आएगा 60। दोस्तों यह जो 60 है ना, यही मान लो कि आपका काम करने की टोटल यूनिट है। तो अब बताइए कि ए और बी मिलकर 15 दिनों में अगर 60 काम कर रहा है, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम कर ले रहा होगा। बी अगर 20 दिनों में 60 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि बी प्रतिदिन कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी अगर 3 यूनिट काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा।
और टोटल 60 यूनिट काम करना है ए को, तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिनों में पूरा करेगा? 60 दिनों में। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली में वो इसी पर बेस्ड है, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया। उसका सिंपल फॉर्मूला है, मान लो कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर रहे हैं ना, तो एक दिन के काम करने का कैपेसिटी 1/15 है। बी किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो बी एक दिन में 1/20 काम कर रहा होगा। ये समझ में आ गया ना? यहाँ पर इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो फिर से आप उसी कंडीशन पर आ गए, 4 - 3 यानी कि 1/60, दोनों को माइनस कर देंगे। तो आप चाहो तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, एक और मैं क्वेश्चन यहीं पर आपको दे रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड, जिसमें यह है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी इस काम को 6 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए कि ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस, अगर आज को आप फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप जीके का ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से परचेज कर लें, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।